की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। उम्मीद थी कि दाम में आए हज़ारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। सोनिया गांधी के इस बयान ने देश की राजनीति में नया तूफान ला दिया है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना और अपने घर तक जाने के लिए रेल किराए ने नई बहस को जन्म दे दिया। दरअसल कांग्रेस का कहना है मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, ये केंद्र सरकार की अमानवीय नीति है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रही है। कांग्रेस अब श्रमिकों का रेल किराया खुद भरने की बात कह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी। मैं पूछना चाहता हूं, ने नई सियासत को जन्म दिया है। इस पूरे विवाद के बीच 2 मई को लिखा गया रेलवे का वो लेटर भी सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि रेलवे राज्य सरकारों को टिकट देगा, जिसके बाद वो टिकट यात्रियों को देंगे और उनसे पैसा लेकर रेलवे को सौंपेंगे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच राहत की खबर यह है कि मध्य प्रदेश और बिहार सरकार ने मजदूरों से किराया न लेने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही नई बहस भी छिड़ गई है। राज्य सरकारें कोरोना को लेकर केंद्र से मदद की मांग लगातार कर रही हैं, वहीं किराए पर नई जंग छिड़ गई है। क्या शराब बिक्री का फैसला सही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। कोरोना का संकट जारी है पूरे देश में और इसी बीच लॉकडाउन 3 का जिस तरह से आगाज हुआ, उसी के साथ कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं। 2 मुद्दे हैं, एक तो शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी गई है ग्रीन और ऑरेंज जोन में, और दूसरा मजदूरों के की जो वापसी हो रही है और ट्रेनों की जो स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था उनके लिए की गई है, उनसे किराया वसूलने को लेकर एक नई सियासी जंग शुरू हो गई है। इस पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि जो मजदूरों का किराया है वो अब कांग्रेस उसका भुगतान करेगी। तो एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है मजदूरों के घर वापसी को लेकर, शराब की दुकानों को खोलने को लेकर। ये तमाम मुद्दे इस वक्त जो है सियासत को गरमा चुके हैं पूरे देश की, और यही है हमारा आज का विशेष श्रमिक, शराब और सियासत। और इस पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, सर्जन हैं और लेखक भी हैं, और इनसे चर्चा करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, क्या कहेंगे? श्रमिक, शराब और सियासत पर जो है बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे? और साथ ही जिस तरह की का जिक्र है कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं।
और हम सब ने लंबी लंबी कतारें देखी हैं। ये दारू है, दवा लोग क्यों कतारें, हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी बड़ा ध्यान रखा है, कुछ जगह नहीं रखा है। लोग पौधे पर लाद कर घूम रहे हैं। बड़ा अजब है ये नजारा। और देश में इतने लंबे समय तक लोग बिना शराब के भी रह सकते हैं, लेकिन जब मौका मिले तो फिर शराब चीज ही ऐसी है या छोड़ी जाए। एक तरफ चेहरा है जिसे क्या सोचे, क्या प्रतिक्रिया दे, नहीं आता। और दूसरी तरफ श्रमिकों को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि श्रमिकों से केंद्र सरकार या किराया, अब वो किराया राज्य सरकारें दें, वो श्रमिक दें या कुछ कोई भी जी, ये उनकी अपनी अपना वो खुद जाने। लेकिन एक अजीब सा सवाल है और सियासी सवाल है। तो सबसे पहले हम शराब पर चलते हैं जी। और शराब के बाद जी फिर आएंगे तो हम ट्रेनों की उस यात्रा का जिक्र करेंगे जिस पर हमने लगातार आवाज उठाई और ट्रेनें तो शुरू हुई, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र तो सफाई करे और भुगतान क्या कहेंगे। राकेश पांडे, शराब की दुकानें खुल गई, लंबी कतार लग गई और फिर जो नजारे देखने मिले, बूढ़ा जवान औरत कतार में सोशल डिस्टेंसिंग बना है तो बाहर पास भले लोग खड़े हो जाए, लेकिन चेहरा तो छुपा ही सकते हैं कि कौन देने गया था और इंतजाम कर रहे हैं। गालिब का शेर भी याद आता है ऐसी चीजों में। तो क्या कहेंगे आप? रिजवान भाई, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने तय किए गए गाइडलाइन के तहत शराब की दुकानें वहाँ की जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने खोल दी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब तो आप किसी शराबी को बेवड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि बेवड़ा बोलने की जगह तो आप इनको इकोनॉमिक बायर्स बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये भी दिन देखने को आ रहे हैं कि जब कोई सरकार लेने निकलेगा तो लोग अब आने वाले समय उसका ताली बजा के उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इनके सम्मान के लिए लोग फूल भी बरसाएं, तो ये भी दिन देश को देखने पड़ रहे हैं। अब आप इसको किसी भी तरह से देखें, लेकिन रिजवान भाई ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी हमारे इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश का जो कामगार वर्ग है, हमारे देश का जो मजदूर वर्ग है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत पीड़ित है और उसको ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोगों ने वो दौर देखा है 1947 का दौर, जब इस देश के अंदर मजदूरों के साथ ये दिन देखने को आए थे, जब हमारे कामगारों को उनको भूखे पेट होने के बाद भी पैदल 1 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ी थी। और उसके बाद भी आप देखिए जरा कि गुजरात में श्रमिकों पर बात अगले चरण में करूंगा ब्रजेश पांडे। अभी तो हम शराब पर बात कर लें, उस पर आप कुछ कहना चाहें? भाई बहुत लोगों को तलब होगी, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी दुआएं भी दे रहे होंगे वो, इसलिए कि अब जिसकी आदत बन गई है वो क्या करेगा बेचारा। आप क्यों बीच में आ रहे हैं उनकी? अभी सुबह से सोशल मीडिया में यही चल रहा है। हमारे देश की महिलाओं ने सोशल मीडिया में जो सक्रिय रहती हैं, उन्होंने कमेंट्स दिए हैं और लगातार सोशल मीडिया में, फेसबुक में वो लोग लिख रहे हैं कि जब देश के वजीर आलम ने एक निर्धारित डेट तय कर दी थी कि हम आने वाले समय में तीसरे चरण के बाद ही हम शराब की दुकानें खोलेंगे, तो इतने भी क्या उतावलापन था कि सरकार ने शराब की दुकानें खुलवा दी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से आज दिल्ली की घटना थी, अरविंद केजरीवाल जी के कहने के बाद
वहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंस जो बनाना था उसको लगातार तोड़ा। और मैं समझ रहा हूं कि शराब की दुकान से शराब क्या लिए होंगे, उससे ज्यादा तो कोरोना की बीमारी लेकर के लौटेंगे वो। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी जो ग्रीन जोन का इलाका था या जो ऑरेंज जोन का इलाका था, हमने देखा हमारे रीवा में भी जो ऑरेंज जोन का इलाका है, तो उसमें कंटेनमेंट एरिया को छोड़ करके जहां शराब की दुकान की बिक्री हुई है, वहां पे भी लोगों को नियम कायदों को तोड़ा। और उससे हट करके अभी तक जो लोग तके बैठे थे, जो शराब में माफिया होते थे या जो दूसरे ठेकेदार होते थे, उन लोगों ने इसी आड़ पे अपनी शराब की अवैध बिक्री भी शुरू की। इन सब पे ही प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई कुछ जगहों से शिकायत आ रही है कि लोग जहरीली शराब पी करके भी मर रहे हैं। तो हम एक तरफ कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शराब बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे जवाब देने दीजिए ब्रजेश पांडे, मुझे जवाब देने दीजिए इसका। डॉक्टर गुलरेज शेख, आप तो एक चिकित्सक भी हैं साहब जी, क्या है ये जी, इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूं गम भुलाने को। मैं इसको आपको डॉक्टरी अंदाज में कहूं कि हमारे पांडे जी जो बार बार केजरीवाल जी के जरिए केंद्र सरकार पे कर रहे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, अभी तो मैं पॉलिटिकल कमेंट्स लेना चाह रहा हूं, फिर आपसे आऊंगा एक्सपर्ट कमेंट लेने। मैं डॉक्टर गुलरेज शेख की हमारे साथ है, वो भी एक चिकित्सक है, मैं उनसे समझ रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ डॉक्टर सुना और मैं जी मैं समझ गया। तो मैं तो बस यही कहूंगा, ना पीना खराब है ना पिलाना खराब है। अब पी के क्या गाना है, मतलब आज तो बड़ा जबरदस्त अंदाज में चीजें दिख रही हैं, बहुत सीरियस मामला है। लेकिन देखिए रिजवान भाई, ये बात सच है कि कई जगह पर शराब माफिया एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि शराब की दुकानें बंद थी और उस कारण ऐसी शराब की भी बिक्री हो रही थी जिसको पीकर लोग अस्वस्थ हो रहे थे। तो उस कारणवश भी ये जरूरी था कि आपको एज अ कमोडिटी उसको आप विक्रय शुरू करें, ताकि जो ये जहरीली शराब जो हानिकारक, जो अति हानिकारक तो हर शराब होती है, अति हानिकारक जो शराब बिक रही थी जहरीली प्रकार की, उस पर रोक लग सके, उसका धंधा खराब हो सके और लोग जिसको पीना ही है कम से कम ऐसी चीज पिए कि पीकर वो सीधे ऊपर नहीं पहुंचे। दूसरी बात, जब मेरे कांग्रेस के मित्र अभी बहुत कुछ कह रहे थे तो मेरी दृष्टि में एक तस्वीर आ रही थी बार बार कैप्टन अरविंदर सिंह जी की, जब इन्होंने कहा कि लोग बेवड़ा न कहे ताली बजाएं, जब इन्होंने बहुत कुछ कहा कि इकोनॉमी में बूस्टअप करने वाला माने, क्योंकि आज से 10 से 12 दिन पहले केंद्र सरकार के ऊपर विशेष टिप्पणी करते हुए पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने सबसे पहले हिंदुस्तान में मांग की थी कि शराब की दुकानें आपने क्यों बंद की, इससे तो कोरोना नहीं फैलता, शराब की दुकानें खोली जाए। उसी प्रकार से जब राज्यों से, अलग अलग राज्यों से मांग आई तभी शराब की दुकानें खोली गई है। मतलब आपने डिमांड पूरी कर दी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कितनी मांगते हैं आप? उनकी सारी मांग मान ली क्या आप? वो मांग रहा है, मदद कर दीजिए, सारी मांग लीजिए। हम तो आपसे आग्रह करें डॉक्टर साहब, कांग्रेस के ब्रजेश पांडे असुविधा होती है, तकनीकी असुविधा है। देखिए आप एक डॉक्टर भी हैं, चप्पे चप्पे पर लोग लगे हैं, सुरक्षा है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे समय में लोग नकली शराब भी बना पा रहे हैं, ऐसे समय में लोग तस्करी भी कर पा रहे हैं। जब पुलिस इतनी हाई अलर्ट पे है, सिस्टम इतना अलर्ट में है, ऐसे समय में ये हो रहा है तो नाकामी है सिस्टम की। और सिस्टम अपनी नाकामी के लिए कहे कि मैं नकली मिल रहा है इसलिए असली देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? एक डॉक्टर के नाते भी आप क्या कहेंगे, क्या ये जरूरी है? नहीं, जिन कंट्रीज में बहुत सख्त कानून चलता है शराब के प्रति, इस प्रकार के जो नशीली चीजें होती हैं उनके लिए तो कत्ल कर दिया जाता है बेचने वालों को, वहां भी लोग बेचते हैं। तो कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी जगह 100% अपराध मुक्त नहीं हो सकती। और जहां तक लीकर का विषय है, लीकर कोई गैरकानूनी विषय नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में उसको गैरकानूनी नहीं ठहराया गया है। तो जब उसको यदि सही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे राज्यों की सरकार, देखिए मैंने कैप्टन अरविंदर सिंह जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सर्वप्रथम थे, लेकिन ऐसी बहुत सारी सरकारों की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से भी यही बात आई, तमिलनाडु ने भी यही बात मांगी थी। तमिलनाडु तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए परिवार का राज्य है, तमिलनाडु ने भी यही मांग की थी। तो आप ये सोचिए कि फाइनली भारत जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, तो आपको जो संघीय ढांचा है उसमें स्टेट्स की तो सुननी पड़ेगी ना। बिल्कुल सुनूंगा।
समझूंगा भी, और आने वाले इसी प्रोग्राम में आगे पूछूंगा भी आपसे। और आपकी मुस्कुराहट को मैं समझ सकता हूँ। रोजा मुबारक आपको। चलिए, नहीं, मुझे मुस्कुराहट आपकी मुस्कुराहट देखकर आ रही है। मुझे मुस्कुराहट जिस अंदाज में आपने बोला वो देख के मुझे मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, शराब कितनी जरूरी है आम आदमी के लिए, और ऐसे वक्त पे ये जो बड़े पैमाने पर लोग शराब इकट्ठी कर रहे हैं, अब तो क्या संचय का भी समय आ गया। लोग इकट्ठी करेंगे, फिर उसको अपने अपने अंदाज में, इसलिए कि उनको लग रहा है कि आज मौका मिला है, मिले ना मिले बहती गंगा में हाथ धो लो। और है तो आप कैसे देखते हैं इन चीजों? मैंने तो सुना कांग्रेसी जो है ना वो जूम पार्टी कर रहे हैं शराब की, जूम पर बैठ। चलिए मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से समझ ये ऐसे तो लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे दिखा दिए थे, तो फिर छापे भी पड़ गए थे उनके यहाँ, वो अलग बात है। देखिए, तीन मुख्य बातें सामने निकल के आई हैं। पहली बात तो ये कि हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति कितनी तेज है, कितनी तगड़ी है इस मामले में, कि क्या वो वाकई शराबबंदी को लागू करा सकते हैं। हम गुजरात को देखें, चाहे बिहार को देखें, चाहे और प्रदेशों में जहां शराब नशाबंदी है, वहां शराब नहीं उपलब्ध होती क्या? सिस्टम उपलब्ध कराता है। मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेसी हमारे मित्र कहते हैं कि शराब की दुकान खोलने की जल्दी क्या थी। मैं आपको 2 महीने पहले ले जाता हूं, जब कमलनाथ जी की सरकार ने इस साल के नए आबकारी नियम में घर घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था का कानून लागू कर दिया था। यह भी रिकॉर्ड पर है, देखा जा सकता है। नंबर 3 में बात करता हूं कि शराब उसमें उन्होंने खंडन किया था कि ऐसा कोई होता है, वो आबकारी नियम में है, आबकारी नियम में लिखा हुआ है। तो खैर मैं उस पर नहीं जाता, मैं तो एक बात कर रहा हूं कि क्यों व्यवस्थाओं का एक सार्थक पक्ष भी हो सकता है कि अगर हम सड़कों पे खुली हुई दुकानों की जगह अगर व्यवस्था कर दें, जिनको मैं इसी पे आ रहा हूं, जो तीसरी बात है मेरी, कि एक डॉक्टर के नाते आज शराब को मैं इसलिए बुरा कहूं कि शराब बुरी चीज है, या मैं शराब को इसलिए अच्छा कहूं कि शराब पीना चाहिए। मैं एक सीधी सी बात करता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, व्याधियां, तनाव और ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर मरीज को डॉक्टरी लेवल पर भी शराब की जरूरत होती है, वाइन्स की जरूरत होती है, और उसको वो तनाव मुक्त करने के लिए बहुत श्रेष्ठ एक विकल्प माना जाता है। अनादिकाल से हम देखते हैं कि सोमरस के तरह से ये विख्यात हो या किसी भी तरह से हो। मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अमेरिकन जर्नल्स की तरफ से या ब्रिटिश जर्नल्स की तरफ से भी हफ्ते के डोज डिसाइडेड हैं कि एक आम आदमी को कितना डोज कम से कम लेना चाहिए या अधिक से अधिक कितना लेना चाहिए। तो ये एक हेल्थ मुद्दा भी है तनाव को ठीक करने का, या दवाइयों के तौर पे या दूसरी तौर पे। हम गुजरात की पूरी नशाबंदी में भी देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर के सर्टिफिकेट लगते हैं और उसको उस हिसाब से शराब की बोतल खरीदने की परमिशन मिल जाती है। बड़े बड़े आर्थिक धनाढ्य लोगों के पास कैसे परमिशन आती हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आंकड़ों की नूरा कुश्ती हो या एक पार्टीगत बात हो, इसकी बजाय हमको ये देखना होगा कि क्या इस व्यवस्था को, जिससे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवा दी तो वहां पर ढेर भीड़ मच गई और हमने सब आज सुबह से वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये देश की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत नेता की बात नहीं है। हमको इस संकट के समय में सबको एक होकर खड़ा होना चाहिए था और सबको एक साथ बात करनी चाहिए थी कि इस व्यवस्था का फैलाव ना हो और ये लॉकडाउन की जो एक लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन नहीं होता तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होता। लेकिन ये आज खेल दिया गया है, ये आज पूरी तरह से जिसको हम कहते हैं ना जानवरों का बाड़ा खोल दिया गया है। अब जानवर किधर भागेंगे किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर और सभी जगह और सभी लोगों को छूट भी दे दी, फिर कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती। और शराब ऐसी चीज है जिसकी तलब जो है वो लोगों को बहुत लोगों को बहुत अधिक भी लगती है। लेकिन डॉक्टर भुवनेश्वर, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग शराब के आदी हो जाते, कुछ लोगों के लिए शराब एक तरह से मजबूरी सी भी हो जाती। लेकिन जाहिर है लंबे समय तक, तकरीबन 40 दिन से लोग शराब से दूर हैं। तो जब 40 दिन से लोग शराब से दूर हैं तो बहुत लोगों की तो शराब छोड़ने की भी एक प्रैक्टिस हो सकती थी। ये एक ऐसा मौका भी था उनके लिए कि वो इस तरह की चीजें, जहां डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या डॉक्टर कह रहा है कि दिन में 1 पैक 2 पैक ले लो, या इसके अलावा ऐसी कोई चीज है या किसी और तरह की दवा जो है वो दारू जो है वो दवा की तरह जहां उपयोग हो रही है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो कतार है वो तो शौकीनों की ही ज्यादा नजर है, और उनकी कमेंट्स भी जो आ रहे थे, तरह तरह की जो बातें भी वो कह रहे थे, वो ज्यादातर शौकीनों का था। तो क्या लगता है आपको कि इसमें भी ऐसी कोई राशनिंग या ऐसी कोई चीज हो जाती या कोई ऐसा बेहतर उपाय हो जाता, ये कमाई के जरिए से बेहतर किसी की बहुत नीड है उसके हिसाब से अगर होता तो बेहतर होता? एक चिकित्सक की निगाह से मैं उस पर आपसे, एक आप लेखक भी हैं, विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यवस्था, अगर हम एक बार ये मान ले कि 40 दिन से
ये सब लोग फास्ट पर थे। इसको मैं एक तरह का फास्ट कहूंगा कि उपास चल रहा था इनका सबका, कि जब कई बार देखते हैं कि कोई लोग ज्यादा दिन फास्टिंग पर रह जाते हैं तो फिर वो जब उनको खाना मिलता है तो एकदम से खाने को टूट पड़ते हैं, तो वो भी उनके लिए बीमारी का कारण बनता है। इसी तरह से शराब की भी स्थिति बनेगी कि जब उनको अगर शराब नहीं मिल रही थी 40 दिन से और अब मिलेगी और वो एक झटके से करेंगे तो संभवतः उसके दुराग्रह, उसके दुष्प्रभाव भी सामने देखने को मिलेंगे। और इस व्यवस्था को निसंदेह बहुत आसानी से, बहुत सक्षम तरीके से एक व्यवस्था के तौर पे मैनेज किया जा सकता था कि जिसमें सड़कों पर भीड़ नहीं मचती। और इसके लिए आज के संचार तंत्र के जमाने में जब हमारे पास मोबाइल एप्स उपलब्ध हैं, जब हमारे पास बड़े बड़े साधन उपलब्ध हैं जिसमें आपके घर राशन पहुंचाया जा रहा है, साधन पहुंचाए जा रहे हैं, तो इस व्यवस्था में किसी को भी, जब हम सरकारें खुद शराब बेचना चाहती हैं राजस्व कमाने के लिए, तो हम फिर मरीज आम आदमी को दोष क्यों देना चाहते हैं? उसकी आज की रिक्वायरमेंट है और अगर वो उसका उपयोग कर सकता है और उसको वो चीज समझ पड़ती है कि मुझे ये वाकई जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था कि हम किसी ऐप के जरिए या किसी सिस्टम के जरिए इस व्यवस्था को करते तो शायद हमको सही आंकड़ा भी मालूम पड़ता कि वाकई कितने लोगों को शराब की जरूरत है, वाकई कितने लोगों में इसकी खपत है, इसका एक उपयोग हम सामने देख पाते। बिल्कुल। चलिए ब्रिजेश पांडे, आप इस पर क्या कहेंगे? आपने दोनों की बातें सुनी, उसके बाद भी अभी भी कोई और चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि ये ठीक थी और ये ठीक नहीं थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसमें कहीं ना कहीं एक कारण की तरह यहाँ सामने आ गए। अमरिंदर सिंह जी तो मेरा सवाल ये आपसे नहीं है, ये सवाल मेरा ब्रिजेश पांडे जी। अच्छा जी जी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी की बात को मैं सुन रहा था, मैं भी अपनी ओर से उन्हें रोजा खोलने की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब ने बड़ी मुखरता से अपनी बात रखी, लेकिन डॉक्टर गर्ग साहब, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी बात सुनकर, क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। मैं तो आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक व्यक्ति को 3 बोतल शराब की परमिशन दिया करती थी, और आज हमारे पास सोशल मीडिया में जो तस्वीरें आ रही हैं, जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, उसमें एक व्यक्ति कम से कम 5 बोतल शराब आराम से ले जा सकता है। अब आप इन्हें अर्थव्यवस्था बारियर्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में देखिए तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। अब आप ही बताइए कि हम अपने देश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? हमारी देश की दिशा क्या यही हमारा संस्कार है? क्या यही स्वच्छता का पाठ आप पढ़ाना चाह रहे हैं? आज इस कोविड-19 को लड़ने के लिए जो डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कहा, हमको पूरी प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। ये इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। आज अमेरिका हो, आज चाइना हो, आज इटली हो, आज सारे जितने भी देश हैं, सब देशों में इस भयानक बीमारी ने जकड़ के रख दिया है। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि कम से कम इस विषय पर को राजनीति से इधर हट करके सोचना ये चाहिए। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहते हैं, लेकिन इतने दिन से, जो अभी रिजवान साहब सर कह रहे थे, इतने दिन से हमारे यहाँ शराब की बिक्री नहीं हो रही थी, दुकानें बंद थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अचानक से आपने दुकान खोल दिया, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और उससे ये होगा कि जो अभी तक केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कंट्रोल किया था, और वो सारा का सारा कंट्रोल टूट रहा है, सोशल डिस्टेंस टूट रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो शराब माफिया है, जो प्राइवेट ठेकेदार है, जो चोरी की शराब रखे हुए हैं, वो भी अपनी शराब बेचने को आतुर हो रहे हैं, वो भी शराब बेच रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, इस पे रोकथाम की जरूरत है, और केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को इस दिशा में कड़े से कड़े रूप से निरंतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी ऐसे कई जगह हैं जहां शराब की दुकान की बिक्री हो रही है, और लोगों के घर में जो डिलीवरी हो रही है वो गोपनीय तरीके से होने लगी है, मोबाइल नंबर से पहुंचने लगी है। तो मेरा कहना ये है कि आज आवश्यकता है कि हम आपको सबको मिलकर के एक ठोस रणनीति बनाने की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि मैं इस मसले पे मोदी जी के साथ हूं, लेकिन ये विषय नहीं है कि आप शराब 5 बोतल शराब एक व्यक्ति को आप दे देंगे। ब्रिजेश पांडे, मुझे दूसरे विषय पर भी चलना है, इसलिए मैं एक बार इनका जवाब ले लूं। डॉक्टर गुलरेज शेख, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा, और थोड़ा यदि मेरी स्मृति में कुछ कमजोरी हो रही हो तो आप मुझे बताना कि
कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ही थे शायद जिनके ओएसडी के घर पे छापा पड़ा था, और छापे में जितनी संख्या होनी चाहिए शराब की, जितने लीटर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए, उससे अधिक निकली थी। तो उसमें तर्क ये दिया गया था क्योंकि उनके घर में उनकी वाइफ भी है तो उनकी भी आप ऐड कर लीजिए। तो उसी प्रकार से तो ये सोशल मीडिया की जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक आदमी को 3 लेने की आवश्यकता है तो अपनी बीवी को भी ले जाकर 6 ले सकता है। तो हम ये सोशल मीडिया की हर चीज को मतलब कानून बनाइए उसके तोड़ने के रास्ते। नहीं, हंसिए मत। आप अमिट सत्य मत मानिए सोशल मीडिया की हर चीज को। देखिए सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है जो समाज में लड़ाई का काम भी करवाती है। कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, बतौर मीडिया कर्मी आप भली बात ही जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जब तक आप उसका पूरा टेस्ट नहीं हो जाए नहीं मान सकते उस चीज को। चलिए मैं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग से भी समझ लूं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक तो ये समझ नहीं पाया कि मेरी कौन सी बात से पांडे जी को दुख पहुंच गया। मैंने बहुत सीधी सी बात कही कि कानून का पालन होना चाहिए था। मैंने बहुत सीधी सी बात की कि अगर आप डॉक्टरी लेवल पे बात करते हैं तो फिर जिन मरीजों को रिक्वायरमेंट है उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होते हैं। ये गुजरात सरकार नशाबंदी में या बिहार सरकार नशाबंदी में ऑलरेडी करती है। मैं नहीं समझता मैंने कोई गलत बात कही है इसमें। आपको चीजों को हर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और शायद ये केजरीवाल सरकार को इससे अतर कुछ अलग ही रख रहे हैं तो मैं उसके ऊपर तो नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि ये केजरीवाल सरकार पे नहीं रख रहा हूं, आपकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, पांडे जी की बात नहीं, आपकी लेते हैं। डॉक्टर गुलेज वो आपकी बात नहीं कर रहे। मैं पांडे जी की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर गुलेज जी। पांडे जी देखिए ऐसे तो एयरपोर्ट पे एक परिवार उतरता है, 4 लोग के पासपोर्ट होते हैं, एक आदमी पीने वाला होता है, लेकिन वो चारों पासपोर्ट पे 8 बॉटल लेके जाता है। तो ये तो इशू अलग है। लॉ एंड ऑर्डर की तो ये नुक्ताचीनी चलती रहेगी, वो इशू अपनी जगह पर है। मेरा सिर्फ मानना है कि केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाया और क्या गाइडलाइन जारी की, रेड जोन्स में कौन सी दुकान खोलने की गाइडलाइंस थी, मैं पूछना चाहता हूँ। रेड कोई दुकानें नहीं खुलने वाली थी, फिर दिल्ली में पूरा रेड जोन होने के बावजूद शराब की दुकानें कैसे खुल गई, ये तो राज्य सरकार का विषय था। और फिर वहां पर भीड़ कैसे लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं हुआ, ये तो राज्य सरकार का विषय था। तो बहुत सारे इशू हैं जिनके ऊपर हम बहस करने के बजाय मुझे लगता है कि सार्थकता की बढ़े। अकेले दिल्ली में नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को 5 बोतल शराब अलाउ करना कौन सा विषय हो गया? चलिए मैं अब लौटूं। अब मैं कुछ श्रमिकों पर आ जाता हूँ। शराब तो ठीक है, ये तो शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, और नशा शराब में हो तो नाचती बोतल, तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी साहब। और हम आज भी सुधर जाएं तो बेहतर है, नहीं सुधरना चाहते हम शराब के बिना अभी भी नहीं रह सकते हैं। ये कतारों ने तो ये बता दिया है। शायद लोग बाकी चीजों में इस तरह से न खड़े होते, लेकिन शराब के लिए लोग जिस तरह से खड़े हुए, दूध के लिए भी शायद इतनी लंबी कतारें नहीं लगती। लेकिन ठीक है, अब कुछ की जरूरतें हैं। अब हम किसी के शौक बड़ी चीज है, हम शौक पर क्यों जाए किसी के। लेकिन सावधानी बरतिए साहब, आप अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी, और जब शराब पी लेते हैं तो आप बड़े बहादुर हो जाते हैं। फिर आप कोरोना से भी फाइट करने सड़क पर आ सकते हैं, और हो सकता है आप भूल जाएं, जोश में आ जाएं, बीवी के साथ भी जोश दिखाएं, बच्चों के साथ भी जोश दिखाएं। तो होश में रहिए साहब, और मौका भी है, ये समय भी है समीक्षा करने का, सोचने का, समझने का। चलिए ब्रजेश पांडे, एक दूसरी चीज, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर का उन्हें एक गाना याद आ गया, देर होती नहीं हो जाती, देर मैं करता नहीं हो जाती। और कांग्रेस ने एक कदम उठाया है, जो श्रमिकों को जो रेलवे किराया ले रही है, वो किराया श्रमिकों का वो कांग्रेस भरेगी। एक पॉलिटिकल स्टेप हो सकता है, लेकिन ये स्टेप ऐसा है कि इसकी सराहना की जा सकती है, इस पर चर्चा की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेलवे जो एक जीवन रेखा है देश की, वो किराया वसूल रही है। ये सोचकर भी कुछ सवाल बहुत से खड़े हुए, बहुत लोगों ने खड़े किए। और जाहिर है कि ऐसे समय में जब सबको एकजुट होकर इस जंग को लड़ना है, तो राज्य सरकारों की अकेले जिम्मेदारी, राज्य सरकार अकेले, कुछ राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी उठाई है, या तो यात्री भरेंगे या राज्य सरकारें भरेंगी। आप क्या कहते हैं ब्रजेश पांडे इस पर? देखिए रिजवान भाई, इस देश ने वो रास्ता समय भी देखा है जब देश की आजादी के बाद 1947 के बाद, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूं, तो मैंने उनके ग्रैंडफादर के मुखारबिंदों से हमने कई चीजें सुनी है बचपन में।
जब देश के सामने विभाजन के त्रासदी का समय आया तो लोगों ने वो दिन देखा कि हमारे यहाँ के हजारों मजदूरों, कामगारों को भूखे पेट हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। आज गुजरात सरकार के पास, आज केंद्र सरकार के पास गुजरात में एक कार्यक्रम करने के लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं। और रेल मंत्रालय जो है वो, मैं चूंकि रेलवे के एडवाइजरी कमेटी में लगातार मेंबर रहा हूँ, जोनल कमेटी से लेकर कई कमेटियों में, तो मैं जानता हूं कि रेल मंत्रालय ने जिस तरह से 150 करोड़ रुपए का फंडिंग पीएम कोष में दिया है, तो क्या आज आप हमारे यहाँ के मजदूरों के लिए, हमारे यहाँ के कामगारों के लिए, जब उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जब उनके पास सर छिपाने के लिए कपड़ा नहीं, जब उनके उधर पोषण के लिए एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो क्या आप उनके किराए माफ नहीं कर सकते हो? फिर उनको अब एक स्थान से सिर्फ अपने गाँव घर तो जाना है, अपने मैदानी स्तर तक जाना है। तो इस पर केंद्र सरकार जो भी नीति बनाई है, ये नीति पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मेरे पास रेल मंत्रालय की ही जारी 2 अलग अलग पत्र हैं, जिन पत्रों पर रेल मंत्रालय ने खुद कहा है कि मजदूरों से किराया वसूलो। अरे आप देश का, मैं उनसे सिर्फ इतना ही सवाल करना चाह रहा हूं देश के केंद्र सरकार से कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोविड-19 के समय जनता जो है वो मजदूर रेलगाड़ियों में जाने के पैसे थे, जनता टेस्टिंग के पैसे थे, जनता ही टैक्स थे, जनता ही खाने पीने के टेंट लगाए, जनता ही फंड में आपके पैसे थे और जनता ही अपनी सैलरी कटवाए। फिर प्रधानमंत्री केयर फंड किस लिए बनाया गया है? इसका जवाब थोड़ा इस पर भी जवाब दे दीजिए। थोड़ा इस पर भी जवाब दे दीजिए कि ये देर क्यों कर दी आपने? जब आपको मालूम था कि रेलवे किराया वसूल रही है और आपने कहा कि अब आप उसको वो देंगे, तो ये पहले क्यों नहीं कर दिया? देखिए, जब केंद्र में सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, देश में जब भी कभी इस तरह का संकट आया यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के इस दिशा में कार्य किया। आप एक बात बताइए, मैं एक तरफ पार्टी को एक तरफ रख दीजिए, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि आज देश में सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज हमारे यहाँ का देश का मजदूर वर्ग के पास चवन्नी नहीं है, उनकी इनकम ही नहीं हुई है। जो बेचारे पैसे रखे हुए थे वो भी 1-1.5 महीने के अंतराल में खर्च हो चुके हैं। अब कहाँ से पैसे पाएंगे? उनको तो छोड़िए, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। और डेली वेजेस पर इतना डेली वेजेस पर आप इतना भार डालेंगे, कैसे संभव है? फिर सबसे बड़ी बात है, क्या इससे सरकार की संवेदनशीलता नहीं आती है कि सरकार आज भी इतनी बड़ी त्रासद के बाद भी इस वर्ग के साथ जो है पूरी तरह से असंवेदनशील है, असंवेदनशीलता का बर्ताव कर रही है? हम कह रहे हैं जिसको वोट देना हो देते रहे, लेकिन कम से कम इस वक्त को जब परेशान है उसके साथ आप वक्त की कमी है। मुझे जवाब दीजिए, क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेश रिजवान जी? ऐसा क्या है कि केंद्र सरकार किराया नहीं बचा? ऐसा कितना किराया लग जाएगा कि जो केंद्र सरकार? देखिए, आपका उत्तर इतनी देर में पांडे जी ने नहीं दिया, लेकिन मैं हर चीज का उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ये पूरी तरह सरासर सफेद झूठ है जो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित किया है। मजदूरों के लिए जो ट्रेन की सुविधा है वह निःशुल्क है। इसमें 85% जो वहन कर रहा है वह केंद्र की सरकार कर रही है। मुझे बोलने आपसे पूछो, देखिए, इसमें 85% जो भाग है उसका अनुदान जो है वो केंद्र कर रहा है और 15% केवल जो है वो राज्य उसका व्यय कर रहा है। इस 85% में तीनों चीजें आ जाती हैं। रेल चलने का खर्चा भी है, वहां पर जो मजदूरों को भोजन दिया जाएगा, समय पड़ने पर चिकित्सा दी जाएगी और खाली रेल वापस आना, इन सब का 85% का वहन केंद्र सरकार स्वयं कर रही है। केवल 15% राज्यों को दिया गया, उसमें भी कुछ राज्यों ने नहीं दिया है जो उन राज्यों ने मजदूरों से वसूला। उसमें प्रमुखता से राज्य है केरला है, एक राजस्थान है और तीसरा महाराष्ट्र है। राजस्थान में कांग्रेस प्लेयर है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टनर है
और केरला में कांग्रेस सपोर्टर है। इन्हीं के 3 राज्यों की सरकार ने पैसा नहीं दिया और मजदूरों से वसूला। अब अच्छा, मजदूरों से टिकट भी क्यों लिया गया, आप उसको भी समझिए। यदि वो फ्री फॉर ऑल खोल देंगे तो उसमें होगा यह कि भारी संख्या में लोग स्टेशन पे एकत्रित हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। शायद सोनिया गांधी यही चाहती है कि प्रेशर डाल के फ्री फॉर ऑल बिना टिकट के करवा दिया जाए, ताकि मजदूर इकट्ठे हो जाए वहां पर और हमारे गांव-गांव में संक्रमण फैल जाए। शायद सोनिया गांधी को इटली की बर्बादी और भारत की कामयाबी पे तकलीफ हो रही है, इसलिए ऐसी बातें हो रही है। फिर इटली आ गई सियासत में, गजब है। इटली जो है वो पीछे छोड़ती नहीं है। चलिए, कि वहां सब मर गए जी, जबकि वहां डेथ सबसे ज्यादा है। जी जी। तो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, आप इन चीजों को कैसे, मैं इस पर बोलना चाह रहा हूँ, मैं इस पर कुछ बोलना आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको फिर मौका दूंगा। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, आप कैसे देखते हैं, जैसा कि गुलेश शेख कह रहे हैं कि अगर फ्री फॉर ऑल कर दिया जाएगा तो वो भीड़ मच जाएगी। भाई, आपका तो एक टोकन सिस्टम है, आप टिकट दीजिए, टिकट दे दीजिए, और 15% जब 85% तक आपने दरियादिली दिखाई है, तो ये 15% वाला ये बीच में एक चीज कर देने से, इससे तो कारण, और बिल्कुल बिल्कुल आप कारण बताइए उसका। जब ऐसे समय में जब राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार से आने वाला जो सहायता है, केंद्र सरकार से जो उनका अंश है, वो भी नहीं मिला। अब बहुत ढेर सारी राज्य सरकारों के सामने आने वाले वक्त में वेतन बांटने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसी सारी चीजों के समय में रेल एक ऐसी चीज थी और एक उपयोगी चीज है। हमारे पास हमारा अपना संसाधन है, खड़ी है, लंबे समय से संचालन बंद है, तो हम उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों किया हमने कि हमने 15%, जैसा अगर ये कह रहे हैं 15%, वो उसको, अगर विजेश पांडे इससे पहले आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार कह दीजिए, फिर मैं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग से पूछ लेता हूं। मैं डॉक्टर गुलरेज साहब को भारतीय जनता पार्टी का बौद्धिक प्रवक्ता मानता था, लेकिन आज उनकी बात लेकिन आप जवाब सवाल सुनिए, लेकिन आज उनकी बात सुन के मुझे इस बात की हंसी आ रही थी, क्योंकि रेल मंत्रालय ने 2 नोटिफिकेशन जारी किया है। वो पत्र मेरे पास है, मेरे उसमें व्हाट्सएप में ही है। मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूं कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि एक श्रमिक ट्रेन चलाने पर 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, और अगर 1000 ट्रेन हम चलाएंगे तो करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होगा। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आज रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड के लिए 151 करोड़ रुपए दे सकता है, सिर्फ हमारे देश के लाचार निरीह मजदूरों के लिए इस समय, जब उनके ऊपर दुविधा पड़ी हुई है, जब उनके ऊपर विपदा पड़ी हुई है, तब आप उनसे किराया वसूल रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है, आज भाजपा का आईटी सेल, उसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैंने दोनों पत्र निकाल के इसके लिए रखे हुए हैं अपने व्हाट्सएप में, दोनों सर्कुलर मैंने जारी कर रखे हैं। रेल मंत्रालय साफ तौर से कह रहा है कि मुझे मजदूरों से किराया लेना है। अरे देश के बड़े बड़े, आप विदेश से लोगों को बुला रहे हैं, फ्री में बुला रहे हैं, उनको आप सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं। मजदूरों को, छात्रियों को, प्रवासियों को, जो लोग जो है तीर्थ यात्रा करने के, उनसे आप पैसे वसूल रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? इससे आपका चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। अब आप क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर भुवनेश्वर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत सीधे शब्दों में 3-4 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि दिल्ली के मजदूरों का पलायन सबने देखा, किसने कराया? महाराष्ट्र में, मुंबई में, बांद्रा में मजदूरों का पलायन सबने देखा, किसने करवाया? मैं तीसरी बात लेके आता हूं सामने कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इज्तिमा लगते हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कुंभ मेलों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े खेल मैदान पड़े हैं। क्या हम इन मजदूरों के लिए, इन गरीबों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते थे कि जहां इनको सबको व्यवस्थित तरीके से ठहराया जाता और फिर यहां से इनको क्रमबद्ध तरीके से इनको यहां से अपने अपनी जगहों पर भेजा जाता? मैं समझता हूं बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है इस छोटी सी प्रक्रिया से, जो कि हमारे ऑलरेडी गुरुद्वारे देखें हम, या हम गुरुद्वारे देखें, या हम बहुत सारे जितने भी हमारे संस्थान हैं जो लगातार गरीबों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था होती तो श्रमिकों का पेट भी भरता और उनका सोशल डिस्टेंसिंग भी होता और उनको व्यवस्थित तरीके से बिना हैरानी परेशानी के, बिना पैदल चले उनको घर पहुंचाया जा सकता था। इसके ऊपर बात होती। और जहां तक की बात रेलवे के किराए की या किसी भी चीज के किराए की है, तो मैं समझता हूं एक आम आदमी के तौर पर कि इसके ऊपर किसी भी पार्टी को कोई कंफ्यूजन खड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट सामने सारे मीडिया में, सारे संचार तंत्रों में आ रहा है कि 85%
केंद्र सरकार इस खर्च को वहन करने जा रही है और 15% उस राज्य की सरकार को देना है ताकि उसकी भी जवाबदेही बनी रहे। मैं समझता हूं कि एक आम आदमी को यह मालूम है कि यह क्या गणित है और इसके ऊपर किसी भी तरीके, मैंने फिर कहा कि पार्टी से इतर हमको देश के साथ इस संकट में खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर गुलेश शेख, आप कुछ कहना चाहें? जी देखिए, 15% जो राज्यों से लिया जा रहा है बहुत छोटी राशि है, कुल 15 करोड़ रुपए है, लेकिन वो 15 करोड़ का प्रावधान भी इसलिए रखा है ताकि जो स्क्रीनिंग करने का काम है वह राज्यों का दिया गया है। जिन लोगों को बुलाना है, जिनको सही में आवश्यकता अनुकूल बुलाना है, जो वाकई आने के लिए कुछ उनकी समस्याएं हैं, उन्हीं को बुलाया जाए, ना कि सभी के सभी को बुला दिया जाए और वहां पर फिर इकोनॉमी भी खराब हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ जाए। इन सब चीजों को चेक करने के लिए ताकि राज्य सरकारें ढंग से स्क्रीनिंग करें और फिर उसके बाद सूची भेजें, इसलिए एक छोटी सी कैपिंग रखी गई है। देखिए, केवल 101 करोड़ रुपया का खर्च हुआ है, जो बहुत मामूली सी राशि है रेलवे के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी। जब भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए जनधन अकाउंट में डलवा रही है, दूसरी चीजों में दे रही है, तो ये तो बहुत छोटी चीज बनती है, तो संभव ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए क्यों सरकार अपनी बदनामी कराएगी। लेकिन 15% लेना केवल उसका एक कारण है कि कैपिंग सही हो, स्क्रीनिंग सही हो, ताकि दिन नहीं फैले और आगे व्यवस्था का जो चक्र रुका हुआ है उसको चालू करने में भी समस्या नहीं आए। क्योंकि सब मजदूर जो बिल्कुल जिनके लिए जाना जरूरी नहीं है, अगर वे भी चले जाएंगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। ब्रजेश पांडे, आप कुछ कहना चाहें? मैं रिजवान भाई, आप दोनों के डॉक्टर गुलेश साहब को, गर्ग जी को इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज की घटना सूरत की, ये इस बात की बानगी है। आप दोनों बौद्धिक लोग हैं, आप रेल मंत्रालय के सदस्य रह चुके हैं और डॉक्टर साहब बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं, रिजवान साहब की कोई तुलना ही नहीं है। आज की सूरत की घटना इस बात को इंगित करती है कि जिस तरह से भारत सरकार की और राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से श्रमिकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी कट वर्षना करता हूं और उस घटना का मूल कारण क्या है? सिर्फ ये है कि श्रमिकों को पहले तो आपने कह दिया कि ठीक है, आप लोगों को आपके अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। जब वो श्रमिक वहां पहुंच गए तो उनसे कहा गया कि साहब आपको नहीं पहुंचाया जाए क्योंकि आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। मुझको सिर्फ इतना बता दिया जाए, इतनी भयावह स्थिति में, जबकि इस देश का श्रमिक जिनके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, वो ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगे, उसमें पैसा देंगे, उसमें पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण आपने निःशुल्क नहीं किया है। कोई भी कंप्यूटर सर्फे वाला अगर करता है तो उसके पैसे ले रहा है, वो कहां से पैसे पाएंगे? इस समय हमको, आपको, सबको, देश के हर व्यक्ति को वसुधैव कुटुंबकम की तरह और मनसा वाचो कर्मणा की तरह आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा और देश की उत्तरोत्तर वृद्धि में सहभागिता दिलानी पड़ेगी और उन मजदूरों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाना। ब्रजेश पांडे ये कह रहे हैं कि 15% ही राज्य सरकारों को निशान देना है या मजदूरों को खुद देना है। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 15%, 85% की बात तब उत्पन्न हुई रिजवान जी, जब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने लगातार ट्वीट किया और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से कहा कि अब इन मजदूरों को, मैंने देख लिया केंद्र सरकार, इन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का सारा करेगी। और इसीलिए बढ़कर के हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा कि जो भी पैसा आएगा राज्य सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नाते मैं भी उसका वहन करूंगा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप सत्ता में बैठे हैं, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप जनता के सेवक हैं और एक अच्छा राजा वही होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक अच्छा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख दर्द का निपटारण करे और वो एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसके दिमाग में थी। डॉक्टर गुलेश, एक अंतिम प्रतिक्रिया आप? देखिए रिजवान भाई, सब समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए की राशि इतने सारे राज्यों के लिए बहुत छोटी रकम होती है। इट्स नॉट इवन पीनट्स। तो जो ये विषय है नहीं, विषय तो केवल इसलिए था कि कैपिंग हो, स्क्रीनिंग हो, उसको खामोखा में कांग्रेस विषय बनाकर चाहती है मजदूरों को भड़काना
चाहती है कि हमारे स्टेशनों पर खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, कोरोना खूब फैले इस देश में। मुझे कांग्रेस की आज भी राष्ट्रवादिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ऐसी स्थिति में भी ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं। ये क्या चाहते हैं कि हमारे मजदूर इकट्ठे हो जाए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े, हमारे गांवों में कोरोना फैल जाए और फिर आपकी माताजी खुशी मनाए? आपकी माताजी समझ रहे हैं ना? मतलब आपकी माताजी को नहीं बोल रहा हूं, आपका आईटी सेल केवल इस देश के अंदर झूठ आपकी माताजी को नहीं बोल रहा हूं। क्यों झूठ? नहीं, अब जहां तक आईटी सेल की आप बात कर रहे हैं, गुजरात से भी जो मेरे पास समाचार आए कि व्हाट्सएप पर झूठी अफवाह उड़ी थी कि सारे मजदूरों को जाना है, और इसी प्रकार से बांद्रा में भी यही हुआ था, दिल्ली में भी यही हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है, यह देश के ऊपर एक नासूर बन गया है। इसकी सर्जरी होना जरूरी है। तुलेश शेख जी, मैं आपसे एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, मत कीरत गति भूत बुलाई अजब जही चतन जहां बेताई। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भ्रामक बातें मत करें, देश के अंदर गलत बातें मत फैलाएं। जो देश का आवाम है वो अच्छी तरीके से समझ रहा है। नहीं, ये जो श्लोक है आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पढ़ के सुनाते सर। हमारे ये श्लोक राहुल गांधी पे बिल्कुल उचित होता है। अरे जो आदमी एक जूम की ऐप नहीं चला सकता, वो आदमी सबको संदेश दे रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? जो आदमी जूम ऐप नहीं चला पा रहा है और वो ज्ञान बांट रहा है सरकारों को। पांडे जी, आपके ज्ञानी आदमी को भी लगता तो होगा ना कभी कि कैसा पार्टी का अध्यक्ष मिला आपको कि जो जूम ऐप नहीं चला पा रहा, सरकारी चलाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज बहुत व्यक्तिगत जाने लगे आप तो। नहीं, मैं तो इनको ज्ञानी मानता हूँ, मेरे मित्र को। मैं तो इनके अध्यक्ष के बारे में, पूर्व अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग अभी आप माता जी के बारे में बात कर रहे थे। इनकी माता जी नहीं, वो सोनिया माता जी के बारे में कर रहा था। माता जी के बारे में ही तो देश की माता है, इसमें कोई बात नहीं। चलिए, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुद्दे लगातार हम उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। श्रमिकों से किराया वसूला जाए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग शराब की दुकान में लंबी कतार लगा लें, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल लाजमी है और खड़े होते रहेंगे। लगता है कि अगर श्रमिकों को लेकर कोई रेलगाड़ियां बहुत पहले चल जाती हैं, हम इस मुद्दे को कई बार पहले भी उठा चुके हैं, अगर कई पहले चल जाती तो और बेहतर होता। और ऐसे समय में जब लोगों के मन में एक आशंका है, लोग एक घबराए हुए हैं, ऐसे समय में अगर हम बेहतर ढंग से इन चीजों के साथ रणनीतिक तौर पर काम करते, लोगों को विश्वास में ले पाते, और बेहतर है। और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को विश्वास में ले। अविनाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी की जिस तरह से चीज़ें हमारे देश में लगातार बदल रही हैं। सरकार कुछ करे तो परेशानी, ना करे तो परेशानी। पहले ये बात थी कि ट्रेनों के ज़रिए क्यों मजदूरों को उनके घरों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, जब पहुंचाया जाने लगा तो उस पर भी बात हो रही कि उनसे किराया वसूला जा रहा है। तमाम तरह की बातें हैं, और जिस तरह से कांग्रेस ने भी अब एक तरह से बीड़ा उठा लिया है कि मजदूरों का किराया वो खुद देने को तैयार है, और प्रदेश इकाइयों को भी इस बात बारे में बोल दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं। लिहाजा संकट बड़ा है और समस्याएं अपार हैं हमारे देश में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समस्याओं से निजात पाने के लिए भी सरकारें काम कर रही हैं, और समस्याएं भी हो सकता है कि इसी तरह से कोशिश रहें तो समस्याएं भी कम हो जाएंगी। और यही हमें उम्मीद भी है कि जल्द ही ये संकट समाप्त हो और समस्याओं का और इस कठिन दौर का खात्मा हो। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।